नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस फिजिक्स की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ में आज अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश यानी कि लाइट। इसका भाग 1 आज अपन करेंगे, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और हर बार इससे एक प्रश्न जो परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो इसके टोटल अपन 60 प्रश्न करेंगे। 30 प्रश्न आज करेंगे, 30 प्रश्न कल करेंगे। जितना नया मैटर इसमें ऐड हुआ सब में से प्रश्न बनाए गए हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न मित्रों। बिल्कुल निश्चित तौर पे 60 प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हो तो परीक्षा में आपको इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिल सकता है या इन्हीं के इर्द गिर्द का प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 25 अप्रैल को जो है वो आपका पेपर होगा प्री रीट का, जो गूगल फॉर्म्स पे होगा। उसी दिन मैं वीडियो सुबह डाल दूंगा और उसके ऊपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस पर जाकर आप पेपर दे सकते हो। और साथियों, कल का पेपर भी आप लोगों ने काफ़ी शानदार तरीके से किया। जो साइंस के 20 प्रश्नों का आपका पेपर था, लगभग 3-3.5 हज़ार लोगों ने वो पेपर किया था। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उम्मीद करूँगा कि 25 अप्रैल को और भी शानदार आपका रहे और 25 अप्रैल का जो पेपर रहेगा वो बहुत ही शानदार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना टेस्ट। और अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो लाल कलर का जो नीचे सब्सक्राइब बटन उसको ज़रूर दबाइएगा, घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। पहला आपका प्रश्न है, निम्न में से अदीप्त वस्तु नहीं है। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य या धातु से बनी प्लेट। तो देखिए, अदीप्त का मतलब है जो स्वयं प्रकाश नहीं दे। अदीप्त का क्या मतलब होता है? जो स्वयं प्रकाश नहीं देती। तो सूर्य तो स्वयं प्रकाश देता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपकी अदीप्त वस्तु नहीं है, बल्कि क्या कैसी वस्तु है ये? सूर्य जो है वो दीप्त वस्तु है मित्रों। ठीक है, अदीप्त नहीं है, दीप्त वस्तु है। तो ऑप्शन 3 सही होगा इसका, बाकी अदीप्त वस्तुएं रहेंगी। अगला प्रश्न, सामान्यतः छाया तब बनती है। देखिए, छाया कब बनती है मित्रों? अपन ऑप्शन पूरे देखे बिना भी, पहला ऑप्शन क्या है? प्रकाश पथ में कोई पारदर्शी वस्तु रखी हो। तो देखिए मित्रों, पारदर्शी वस्तु जब होगी तो प्रकाश किरण उसके अंदर से गुजर जाएंगी, तो छाया नहीं बनेगी। ठीक है। प्रकाश पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी हो, तो ये बात सही है। अगर अपारदर्शी वस्तु है तो उसके प्रकाश टकराएगा और उसके कोनों से जो वो विस्तृत हो जाएगा। फिर उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपके जो वो उस वस्तु की छाया बनेगी उसके पीछे। ठीक है, तो प्रकाश पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी होने पर ही छाया बनती है। ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन है। छाया के अंदर वाला भाग जहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं होता उसको परछाया कहते हैं। बहुत सही बात है। बहुत घनी छाया होती है, ये बिल्कुल भी इसमें प्रकाश नहीं होता तो परछाया होती है, ये बात तो सही है। दूसरा, छाया का बाहरी भाग जहाँ कुछ कम अंधकार होता है उपछाया कहलाता है, यानी कि यहाँ थोड़ा बहुत प्रकाश भी होता है, तो ये बात भी सही है, उपछाया ही इसको बोलते हैं। अगला, छाया का आकार सदैव वस्तु के आकार का होता है। देखिए, बहुत ही गलत चीज़ है। सुबह सुबह अपन देखते हैं पेड़ों की छाया बिल्कुल लंबी हुई मिलती है अपने को, क्योंकि सूर्य जो है वो बिल्कुल उनके पैरेलल एक प्रकार से उसी हाइट पे अपने को नजर आता है पूर्व दिशा में। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो जो पेड़ की हाइट कम होना शुरू हो जाती है और दोपहर के समय पेड़ की जो छाया की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और फिर शाम के समय बढ़ने लग जाती है, तो वो एक जैसी नहीं होती है। तो निश्चित रूप से असत्य कथन पूछा था आपको, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला आपका प्रश्न है, किसी सतह पर आपतित प्रकाश किरण जब पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन कहेंगे या विक्षेपण कहेंगे? तो मित्रों, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन की घटना के लिए असत्य कथन कौन सा है? 1, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है, ये भी सही बात है। भाई, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा, परावर्तित होकर के अपनी आंखों में आया तो अपने को वो वस्तु दिखाई देगी। और अंधेरे में जो प्रकाश उस मतलब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ गिर कर अपनी आंखों में नहीं पहुंच पाता, इस वजह से अपने को जो वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है, तो परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तीसरा है, यदि कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है।
तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है भाई। 90 डिग्री जैसे परावर्तित पृष्ठ ये है, इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर मान लीजिए कोई किरण आपतित होती है तो ये इसी दिशा में वापस लौट जाएगी टकरा करके, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है वो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, क्योंकि सारे ही कथन सही है। असत्य पूछा था तो कोई भी असत्य नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस कारण छायादार पेड़ के नीचे व कमरे के अंदर प्रकाश प्राप्त होता है? नियमित परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, विसरित परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस कारण छायादार पेड़ के नीचे व कमरे के अंदर प्रकाश प्राप्त होता है मित्रों? तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो आपका क्या रहेगा? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा विसरित परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सही कथन है प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम के पृथकीकृत पृष्ठ पर आपतित होती है, तो ऐसा नहीं है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होगा उसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश किरण, तो सघन से विरल में जाती तब सही होता है कथन, तो गलत कथन है, सही को चुनना है अपने को। दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर या कम होता है। यहाँ बराबर तक तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ या अधिक आएगा, ठीक है, तब ये कथन सही होता है, अभी ये कथन गलत है। अगला, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही अधिक चमकता है, तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। इसलिए सही कथन पूछा था अपने को, सही कथन के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि समतल दर्पण को, इसको आप थीटा समझिएगा मित्रों, क्योंकि लिखा नहीं गया, टाइप नहीं हुआ थीटा, तो थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव होगा थीटा 2 थीटा 3 थीटा या 0 डिग्री। तो देखिए इसका उत्तर क्या रहेगा मित्रों? इसका उत्तर रहेगा 2 थीटा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, एक समतल दर्पण में 4 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसी टाइप का प्रश्न रीट 2017 में भी आया हुआ है मित्रों। ठीक है, तो देखिए बहुत ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको नोट्स में हालांकि लिखवा दी, प्रकाश के बहुत शानदार यूनिट आपको करवाई है, कुछ भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न उसमें से बाहर नहीं आएगा। और साइंस के लिए तो मैं बोलूँगा कि लगभग प्रश्न आपको मेरे नोट्स में से मिलेंगे। नोट्स लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। साइंस के 51 मॉडल पेपर भी दे चुका हूँ, टॉपिक वाइज प्रश्न बायोलॉजी के वो भी आपको इंस्टा मोजो स्टोर पे दे चुका हूँ। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे इंस्टा मोजो स्टोर के, वहाँ से आप ले सकते हो। और बहुत ही काम का मैटर, बकवास चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या रहेगा? अब अगर अपने को किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है ना, तो अपने को करना क्या है, दर्पण की हाइट कितनी लेनी है, तो जो वस्तु है उसकी आधी हाइट अपने को चाहिए कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मीटर की वस्तु है, तो उसकी पूरी लंबाई देखने के लिए अपने को कम से कम 2 मीटर का जो प्रतिबिंब, सॉरी आपका 2 मीटर का दर्पण अपने को चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर मित्रों रहेगा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए सही है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तथा आभासी बनता है। 2, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के मध्य है। ठीक है, यानी कि दर्पण और वस्तु के मध्य जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तो ये बात भी सही है, और पहली बात भी देखिए बिल्कुल ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब सीधा वस्तु के आकार के समान बनता है, ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब जो वो सीधा बनेगा, भाई दायां भाग बायां, बायां भाग दायां, वहाँ हो जाता है, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा सीधा, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका सही उत्तर यहाँ पे साथियों रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? जल में रखी परख नली का चमकना, प्रकाश तंतु, इंद्रधनुष का बनना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए मित्रों यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उपरोक्त सभी। जल में रखी परख नली का चमकना हुआ, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर हुआ, इंद्रधनुष का बनना हुआ, सब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो वो रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी? मित्रों याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है इसकी फोकस दूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हुआ आता है तो वह दर्पण में दिखाई देगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा,
या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है समतल दर्पण की कि समतल दर्पण के सामने आप जिस स्पीड से चल करके जा रहे हो, जो आपका प्रतिबिंब अंदर बनेगा दर्पण के अंदर, वो प्रतिबिंब आपको आपकी डबल स्पीड से, दुगुनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साथियों आएगा आपकी तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पणों के मध्य का कोण 0 डिग्री है तो इन दर्पण के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ठीक है, यदि दो समतल दर्पणों के मध्य का कोण पूछा है, समतल दर्पणों के मध्य का कोण 0 डिग्री है तो इन दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे? देखिए मित्रों, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। वैसे इसका आंसर अनंत है, लेकिन निकालते कैसे देखिए, आपको जो भी कोण दे रखा हो वो आपको चाहिए, तो थीटा आपको तो 0 दे रखा है। सूत्र क्या होता है? 360 डिग्री बटा थीटा। ठीक है, और -1 बाद में अपन करते हैं। ठीक है, ये -1 बाद में अपन करते हैं। अब देखिए 360 बटा थीटा हुआ आपका, तो 360 बटा थीटा, तो 360 में अपन 0 का भाग लगाएंगे, और 0 छोटी संख्या, एक बहुत ज़्यादा छोटी संख्या है, तो जब छोटी संख्या का भाग लगाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। और सब मतलब 0 सबसे छोटी संख्या है। वैसे पूर्णांक के हिसाब से अपन देखें तो मतलब पूर्ण संख्या के हिसाब से देखें, तब उसके बाद में अपन यहाँ पे भाई 0 का ही भाग लग जाएगा तो अनंत आएगा अपना उत्तर। अब अनंत में देखिए, अनंत का एक प्रकार से पूर्ण संख्या अपने को बनानी होती है, यहाँ पूर्णांक बनाना होता है, तो अनंत का पूर्णांक अनंत होता है। अनंत में से एक अगर घटा भी देंगे तब भी अनंत आएगा। तो उत्तर 1 जो है वो इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका उत्तर रहेगा। इस फॉर्मूले पर आधारित एक प्रश्न और आगे मैं आपको करवाऊंगा, वो भी देखिएगा, इसी वीडियो में है। अगला प्रश्न आपका, किस प्रकाश का विक्षेपण सबसे कम होता है? लाल, नारंगी, पीला या बैंगनी? सबसे कम विक्षेपण किस रंग का होता है? तो अपन प्रिज्म में देखते हैं कि सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का मित्र होता है। और सबसे अधिक अगर पूछ ले तो दो ही चीज़ पूछता है, या तो सबसे कम विक्षेपण पूछता है या सर्वाधिक विक्षेपण पूछता है। तो सर्वाधिक विक्षेपण पूछे तब तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता। सबसे कम पूछा है इसलिए लाल रंग का प्रकाश रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राथमिक रंगों का सही विकल्प है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। लाल हरा पीला, लाल पीला नारंगी, नारंगी लाल बैंगनी, पीला हरा लाल। तो इसका उत्तर होगा पीला, हरा और लाल जो है वो आपका प्राथमिक रंग रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक अपवर्तन किस प्रकाश का होता है? देखिए विक्षेपण अपन ने देखा, विक्षेपण सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण वो बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का होता है। यहाँ पे सबसे अधिक जो है वो अपवर्तन पूछा है, तो सबसे अधिक अपवर्तन जो होगा, अपवर्तन और विक्षेपण एक जैसे ही होंगे आपके, है ना। जो प्रकाश जो है वो सबसे ज़्यादा विक्षेपण दिखाएगा, वो अपवर्तन भी सबसे ज़्यादा दिखाएगा। तो विक्षेपण सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है, तो अपवर्तन भी सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर रहेगा। और सबसे कम विक्षेपण आपका लाल रंग का होता है, सबसे कम अपवर्तन भी लाल रंग का ही होगा। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आँख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार के दर्पण को काम में लिया जाता है? समतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को, या गोलीय दर्पण को? तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर जो रहेगा वो रहेगा समतल दर्पण। आँख, कान, नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो सामान्यतः समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब उसको दिखाई दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, प्रश्न नंबर 19, गाड़ियों में पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड ग्लास में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो गाड़ियों के साइड में लगा होता है उस ग्लास में कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो मित्रों इसमें उत्तल दर्पण रहेगा। उत्तल दर्पण क्या करता है कि बिंब जो है वो छोटा बनाएगा, प्रतिबिंब छोटा बनाएगा थोड़ा सा आपको, जितना हालांकि वो दूर दिखता है थोड़ा सा, है ना, हालांकि वो वाहन होता है पास लेकिन दूर दिखता है, लेकिन काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर लेता है आपका उत्तल दर्पण, इसलिए उसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एटीएम वगैरह के पास, ठीक है, एटीएम वगैरह के पास सुरक्षा की दृष्टि से अभी अगर बड़ा दर्पण लगा होता है तो कौन सा लगा होता है? तो वो भी आपका उत्तल दर्पण ही होता है। ठीक है,
अगला आपका प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। एक, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। दूसरा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश किरण अभिलंब के पास आती है। तीसरा, तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घट जाता है। और चार, उपरोक्त सभी। तो देखिए सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसमें बिल्कुल सही है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। सिंपल सी बात है ना, अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हट जाएगी। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ये अभिलंब है आपका, ठीक है, और ये आपतित किरण हुई यहाँ पे, और ये जैसे इसके ये मान लीजिए आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है, ठीक है। तो जैसे इसमें आएगी तो इसमें अभिलंब के, देखिए विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। और अगर यहाँ पे आपका सघन माध्यम होता ऊपर और ये विरल होता तब ये दूर चली जाती, ठीक है, अलग हो जाती, यानी कि अपने सीधे पथ पर गमन नहीं करेगी, या तो पास आएगी या दूर हट जाएगी। समान माध्यम है तब ऐसा होता है, ठीक है मित्रों। अब देखिए अगला है तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घट जाता है। ये भी सही बात है। देखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वो आपका बैंगनी रंग के प्रकाश का है, विक्षेपण भी सर्वाधिक इसी का है। लेकिन तरंगदैर्ध्य की बात करें तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की होती है, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो होती है वो आपके नीले रंग के, या सॉरी नीला नहीं, बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अगला प्रश्न आपका, एक वस्तु 50 डिग्री के कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी हुई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका उत्तर तो मित्रों पहले ही बता दूं आपको, 7 रहेगा। आया कैसे देखिए, अपने को सिंपली एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा थीटा और -1, ठीक है। -1 बाद में करना होता है, पहले इसको हल करेंगे। तो 360 डिग्री बटा थीटा, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, थीटा इज 50 डिग्री आ गया। अब भाग लगाएंगे तो 5 7 35 हो गए, एक आया आपका, एक में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, और 5 दूनी 10 बना, तो ये 7.2 बना। अब देखिए मित्रों, अगर ये 7.1 होता, ठीक है, या 7.9 हो जाता, या कुछ भी होता 7 पॉइंट में होता, तब इसको अपने को क्या मानना है, 7 के अगला पूर्णांक कौन आता है, 8 आता है, तो 8 ही अपन इसको मानेंगे, पूरी संख्या अपन मानेंगे 8। उसके बाद में 1 घटाएंगे, पूर्ण संख्या मानने के बाद उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे टोटल 7, ठीक है। तो ये डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखिए 7.2 आया अपना, 7.1 आ जाता, चाहे 7.15 आ जाता, या 7.05 आ जाता, कुछ भी आ जाता इस प्रकार से, तब भी अपन क्या मानते, 8 मानते उसको। 7 से आगे निकल गए तब 8 ही मानेंगे, और 6.99 भी आ जाता तो अपन इसको क्या मानते, आपका 7 मानते, ठीक है। तो अगला पूर्णांक माना जाता है हमेशा, तो उसमें से फिर 1 घटा देंगे तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। अगला आपका प्रश्न है, स्नेल का नियम है अपवर्तन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। दूसरा है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अगला है आपका ऑप्शन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या समान होती है। और चौथा है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। स्नेल का जो नियम है वो क्या बोलता है कि आपतन कोण की जो ज्या है तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रकाशिक तंतु के संदर्भ में सही है, एक मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है। अगला है, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में भी उपयोगी है। ये भी सही है। फिर है, प्रकाश सिग्नलों को प्रकाश सिग्नलों को इनकी तीव्रता कम किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना भी इसी से संभव है। तो ये बात भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर मित्रों हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मानव नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 2.5 मीटर। देखिए मानव नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है,
एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है उसको आप किस लेंस का उपयोग करने के लिए सलाह देंगे? सबसे पहले तो मित्रों, जो व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पाता उसको कौन सा दोष है? उसको साथियों निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। इसमें उल्टा होता है, यानी कि आपको लग रहा होगा कि दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष होना चाहिए, लेकिन अगर दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा मित्रों। और इसके उपचार के लिए कौन से चश्मे की आवश्यकता होगी, कौन सा लेंस होना चाहिए चश्मे में? वो होना चाहिए आपका अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर रहेगा। अगर दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित है तब वहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि एक व्यक्ति क्षैतिज दिशा में ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता। किस लेंस का उपयोग दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किया जा सकता है? यानी क्षैतिज दिशा में तो वो ठीक देख पा रहा है लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पा रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति में उसको किस लेंस की सलाह देनी चाहिए? बेलनाकार लेंस की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर यहाँ रहेगा, बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? वृहद यानी बड़ा क्षेत्र दिखेगा। समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या परवलयीय दर्पण में? तो इसका उत्तर रहेगा मित्रों आपका उत्तल दर्पण। निम्न में कौन से दर्पण में वृहद क्षेत्र दिखेगा अपने को? तो उत्तल दर्पण में दिखेगा। इसी वजह से गाड़ियों के साइड ग्लास में भी इसी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, एटीएम मशीनों के पास में भी इसी का उपयोग किया जाता है ताकि बड़े क्षेत्र को देखा जा सके उसमें, है ना। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। जो वहाँ पे वॉचमैन होता है वो उसमें देखता रहता है, या फिर जो व्यक्ति है जो एटीएम का उपयोग कर रहा है वो भी देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है पानी में, कांच में, निर्वात में या ग्लिसरीन में? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, और अपन जल्दबाजी में गलत आंसर कर देते हैं। ध्वनि की जो चाल है वो ठोसों में सर्वाधिक होगी, वहीं प्रकाश की चाल की बात की जाए तो निर्वात में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? सब लोगों को पता है, बहुत बार किया इस प्रश्न को। अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 30 है, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर है तो यह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, परवलयी दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो देखिए सिंपली इसका उत्तर रहेगा उत्तल दर्पण। क्यों रहेगा? देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है मित्रों उसकी जो फोकस दूरी है वो आपकी किस साइड में होती है? दाईं तरफ होती है। ठीक है, दाईं तरफ आपकी रहेगी, तो दाईं साइड में जितने भी मान होते हैं अपन प्लस में लेते हैं। तो आपका जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा दाईं साइड में ली जाती है, और आपका जो अवतल दर्पण होता है उसकी बाईं साइड में ली जाती है। तो अवतल दर्पण की तो नेगेटिव होगी आपकी फोकस दूरी, और उत्तल दर्पण जो होगा उसकी पॉजिटिव रहेगी हमेशा। तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। तो मित्रों ये थे आपके 30 प्रश्न और 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकाश के टॉपिक से, और ये पार्ट फर्स्ट अपना यहाँ संपन्न होता है। इसके बाद अपन पार्ट सेकंड करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो साथियों जो वो सब प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी ज़रूर से ज़रूर आप जो वो दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।